तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं शिवाजी के बारे में। और शिवाजी से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसको आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में रहेगा। तीसरा वीडियो जब बनाएंगे तो मराठा के उत्कर्ष के बारे में रहेगा। तो शुरुआत करते हैं इसमें शिवाजी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी परिचय के बारे में जानेंगे कि शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ और ये शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनकी माता की नाम जीजाबाई थी। इनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था संभाजी। इनका एक संरक्षक जिसका नाम था दादाजी कोंडदेव और ये पूना के जागीरदार थे। दादाजी कोंडदेव पूना के जागीरदार थे। यहाँ पे ही काम किए थे शिवाजी ने प्रारंभिक जीवन। इनका गुरु का नाम रामदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है दास बोध नामक पुस्तक लिखा है। विवाह इनकी हुई थी साईबाई के साथ। तो इतना हम लोग जान गए कि इनके पिता के नाम क्या था। इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था संभाजी। इनका एक संरक्षक था दादाजी कोंडदेव। इनका गुरु का नाम था रामदास और इनका विवाह जो हुआ था साईबाई से हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम इन्होंने सिंहगढ़ के किला को जीता था। सिंहगढ़ के किला, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी के द्वारा सबसे पहले किस किले को जीता गया था। सो सिंहगढ़ के किला डेट के साथ 1643 ईस्वी में। उसके बाद तोरण किला जीते थे 1646 में। उसके बाद कोडना 1647 में। उसके बाद हम लोग जानेंगे पुरंदर, जहाँ पे 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होता है। उसी पुरंदर को शिवाजी ने जीत लिया था 1654 ईस्वी में। और पुरंदर किला के जो किलेदार था नीलोजी नीलकंठ था। कौन था? नीलोजी नीलकंठ पुरंदर किला के किलेदार थे। जस्ट 2 साल बाद 1656 ईस्वी में जावली को जीता, जहाँ के किलेदार चंद्रराव मोरे थे। चंद्रराव मोरे, ध्यान पूर्वक सुनते जाइएगा आप लोग। उसके बाद जो पढ़ा देते हैं उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं हम लोग 1657 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि 1657 पहली बार शिवाजी की मुलाकात औरंगजेब के साथ हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर को और जुनार पर आक्रमण किया था। तब इनकी भेंट हुआ था औरंगजेब के साथ 1657 ईस्वी में। उसी समय कोंकण क्षेत्र पर अधिकार किया था। कोंकण क्षेत्र में ही एक जंजीरा जगह है। जंजीरा के सीधियों पर, जंजीरा में एक जगह, सीधियों पर कभी अधिकार नहीं कर पाया था शिवाजी के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा किस क्षेत्र पर शिवाजी कभी अधिकार नहीं कर पाया था। तो सीधियों पर। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण युद्ध। अब एक ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कहानी की तरह इसको बताते हैं कि देखिए बीजापुर में अफजल खां को भेजा गया कि जाइए अब बीजापुर में को संभालिए। तो 1659 ईस्वी में बीजापुर के ही तरफ से अफजल खां को शिवाजी के साथ या शिवाजी के मारने के लिए भेजा गया था। शिवाजी को इस बात की पता चल गया था कि अफजल खां हमको मारने के लिए आ रहा है। तब इसका एक दूत था कृष्ण जी भास्कर, अफजल खां के दूत था। और ये कहाँ कहा अफजल खां ने कि आप आइए प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने। कौन सा जंगल में मिलने के लिए बोला? कि आप आइए प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने। अब शिवाजी चालाक आदमी, वो अपना दूत को भेजा और उस दूत का नाम था गोपीनाथ।
उसको कहा जाइए अब प्रतापगढ़ की जंगल में अफजल खां के साथ मीटिंग वूटिंग है, आप जाके देख रेख कीजिए कि क्या वहाँ पे हमारे मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे गोपीनाथ आते हैं तो देखा सही में ये तो शिवाजी के मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये इस बात की पता शिवाजी को चल गया था। अफजल खां के जो अंगरक्षक थे सैयद बांदा, और उसी तरह शिवाजी के भी अंगरक्षक थे, एक का नाम था जीव महल और दूसरा का नाम था शंभूजी कावजी। शंभूजी कावजी। अफजल खां के अंगरक्षक का नाम था सैयद बांदा और शिवाजी का अंगरक्षक का नाम था जीव महल और शंभूजी कावजी। अब वहाँ से चलता है शिवाजी उनकी अंगरक्षक, और वहाँ से चलता अफजल खां और उसके अंगरक्षक। जब शिवाजी अफजल खां के साथ गला मिलता है तो अफजल खां ने अपने कमर से चाकू निकालकर जैसे ही मारने की कोशिश करता है तो शिवाजी उसको उंगली ही काट देता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दिया जाता है अफजल खां को। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब के पता चला कि अफजल खां के भी हत्या हो गया, तब इनका मामा शाइस्ता खां को भेजा गया 1660 ईस्वी में दक्षिण भारत, और इसे दक्षिण का सूबेदार बना दिया गया। इस समय दक्षिण का वायसराय मुअज्जम था, औरंगजेब का बेटा। शाइस्ता खां के बारे में क्या पता चला, शिवाजी को पता चल जाता था कि ये भी हमको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तो शिवाजी चुपके से रात में आए 1663 में, और चुपके से आकर उसको गला काट दिए। तो शाइस्ता खां की यहाँ भी कहानी ख़त्म हो जाता है। अब देखिए सूरत की लूट, तो जो सूरत की प्रथम लूट हुआ था शिवाजी ने 1664 ईस्वी में किया था, और लगभग यहाँ से 1 करोड़ रुपया ले गया था 1664 ईस्वी में। जब शिवाजी दूसरा आक्रमण किया था, सूरत को ही लूटा था, तो 1670 ईस्वी में, और यहाँ से सोने की पालकी भी चुरा के लेके भाग गए थे शिवाजी। और कहा जाता कि किसी ने जो सोने का पालकी बनवाया था ये औरंगजेब के लिए बनवाया था। अब इस सब से 2 गो आया अफजल खां, उसके बाद शाइस्ता खां। तब अब कहा वैसे काम नहीं चलेगा, अब हम जय सिंह को भेजते हैं। बेचारा जय सिंह को भेजा, और इधर से देखते देखते ही चल गया पुरंदर पर आक्रमण कर दिया, पुरंदर को ही घेर लिया। अब शिवाजी सोचा कि अब ये हमारे हाथ से पुरंदर की किला निकल चुका है, तब इसको मजबूरन बस संधि करना पड़ा। और ये संधि छोटा डेट में आगे पीछे हो सकता है, 22 जून 1665 को होगा। अब जय सिंह ने वहाँ पे जय सिंह के साथ शिवाजी और जय सिंह के मध्य जब संधि का प्रस्ताव रखा गया तो मनुची भी कहीं वहाँ पे उपस्थित हो गए। क्वेश्चन पूछता है कि मनुची भी उपस्थित थे पुरंदर की संधि में, तो बिल्कुल उपस्थित थे। अब तो शिवाजी की मजबूरी बस क्या करना पड़ा कि जय सिंह को इन्होंने कहा कि आप 35 में से 23 किला मुगलों के दे दीजिए। शिवाजी बेचारा राजी हो गए कि ठीक है भाई दे देते हैं 23 किला, तो 23 किला ये दे दिए। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव क्या रखा जय सिंह के द्वारा कि शिवाजी मुगलों के तरफ से युद्ध करेंगे। ये भी प्रस्ताव रखा गया कि मुगल के तरफ से लड़ेंगे, तथा संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। ये भी प्रस्ताव मान लिया गया। अब बात होती है पुरंदर की। अब वहाँ से शिवाजी क्या करते हैं कि इनकी बेटा को पकड़ कर लेके चले जाते हैं शिवाजी को, क्योंकि ये भी प्रस्ताव रखा गया कि मैं जो आपका बेटा है मेरे साथ ही काम करेगा संभाजी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनको पकड़कर तो लेकर चला जाता है,
और इसको जयपुर भवन में बंद कर देता है। यहाँ से ले जाता, कह के राजा की बात था कि वहाँ ले गए कि चलिए आपको औरंगजेब जी बुलाए हैं मिलने के लिए। जब औरंगजेब से मिलने के लिए जाते थे उसको मान सम्मान नहीं दिया जाता है। अब कोई राजा है उसको मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो उसको तो ठेस यानी आहत पहुंचता ही है। उन्होंने बोला कि ये अच्छी बात नहीं है, गलत चीज़ है कि एक राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। ये मनसब के द्वारा, मनसब जिस तरह लाइन में खड़ी होकर रहता था उसी तरह शिवाजी को भी खड़ी किया गया था। फिर उसके बाद उनके सैनिकों के द्वारा जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। और ये जयपुर भवन आगरा में पड़ता है, यूपी में, ना कि राजस्थान। मारिएगा आंसर, ये इम्पोर्टेंट सोच लीजिएगा आप लोग। जब कैद कर लिया गया, 1 महीना बीत गया। उसके बाद इनके एक हमशक्ल था हीरोजी फर्जंद, और शिवाजी बीमारी का बहाना बताकर उनसे मिलने के लिए हीरोजी फर्जंद मिठाई की टोकरी में बैठ के लेकर आए थे। और उनको हीरोजी फर्जंद जेल में बंद हो गए थे और शिवाजी वहाँ से भाग निकले थे 1666 ईस्वी में। जब वहाँ से भाग निकले तो ये रायगढ़ पहुँच गए, जहाँ पे इनकी राजधानी बनाया था। रायगढ़ पहुँचने के बाद रायगढ़ जब पहुँचते हैं शिवाजी, तो अब देखिए, अब वहाँ रायगढ़ पहुँचने के बाद शिवाजी का अभिषेक कराया जाता है बहुत ही धूमधाम से। उसमें 6 जून 1674 को राज्याभिषेक का कार्यक्रम रखा जाता है। और इसमें एक काशी का विद्वान पंडित था जिसका नाम था गंगाभट्ट राव या विश्वेश्वर राव नाम था। और ये पंडित जब यहाँ आता है तो अपने साथ लगभग 50,000 ब्राह्मणों को नौत के लेके आता है कि चलिए शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा है। और वहाँ पे लगभग 1 महीने 3 महीने तक रहता ब्राह्मण, भोजन पानी सभी शिवाजी देते हैं। और इसने एक ग्रंथ लिखा था कायस्थ धर्म प्रति पुस्तक, गंगाभट्ट का पुस्तक था। इन्हें शिवाजी राज्याभिषेक कराता, राजधानी रायगढ़ को बनाता है। और राज्याभिषेक के समय इसने एक दूसरा विवाह करता है, उसकी पत्नी का नाम सोराबाई पड़ता। जब इनकी माता की देहांत होती है जीजाबाई को, जीजाबाई को जब देहांत हो जाता है तब इन्होंने दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाता है। और ये उसी समय करवाता है 1674 ईस्वी में। और सबसे बड़ा एक तांत्रिक था इस समय निश्चलपुरी गोसाई। ठीक है, देखवे करते हैं तांत्रिक लोग गुस्सा जाता है कैसा, तो गोसाई याद कर लीजिएगा। तो पहला राज्याभिषेक विधि विधान से, दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया जाता है। जब इनकी राज्याभिषेक के पूरे कार्यक्रम को पूरा किया जाता है तब फिर से इन्होंने अभियान की सिलसिला की शुरुआत करता है। और राज्याभिषेक के 2 साल बाद इन्होंने कर्नाटक का अभियान शुरुआत कर दिया, यानी कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। और ये इनका अंतिम अभियान था। और 1676 से 78 के बीच में इन्होंने कर्नाटक अभियान किया था। क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो कर्नाटक अभियान था। और इसी में एक जिंजी का किला, जो अंतिम इनका विजय प्राप्त हुआ था, जिंजी किला जीतने के बाद इनका अंतिम विजय था जिंजी का किला। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिंजी का किला। अब इतनी घटनाएं के बाद शिवाजी का मृत्यु 1980 में हो जाता है। 1980 में हो जाता है। ठीक है, राजा राम शिवाजी के पुत्र थे जिन्होंने राजगद्दी संभाला। उसका संभाजी उस समय पन्हाला के किले में कैद थे।
एक अन्य पत्नी की चर्चा होती है शिवाजी की, पुतली बाई, जिन्होंने सती हो गया था मरने के बाद। पुतली बाई जिन्होंने सती हो गया था मरने के बाद। अब देखिए इनकी प्रशासन कैसा था। तो इनकी प्रशासन एक अष्टप्रधान प्रशासन था। 8 मंत्रियों का समूह होता था। प्रशासन चलाने के लिए पेशवा होता था, जिसको अभी हम लोग प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। ये राज्य का प्रशासन देखता था, केंद्र का प्रशासन देखता था, अर्थव्यवस्था के बारे में देखता था। ये सब पेशवा का काम होता था। उसके जस्ट ही नीचे पे जाते थे तो नौबत अधिकारी होता था, जो सैन्य प्रधान होता था, सेनापति का प्रधान होता था। हम लोग अमात्य की चर्चा करते हैं कि एक राज मंत्री होता था, राजस्व मंत्री, जो आय व्यय की लेखा जोखा करता था। राजस्व मंत्री क्या करता था? आय व्यय की लेखा जोखा करता था। उसके बाद बाक निवेश, गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। सुमंत, पता है, विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, पंडित जी क्या करेंगे? तो धार्मिक मामले का प्रधान रहेंगे। न्यायाधीश, तो न्याय विभाग का प्रधान रहेंगे। चिटनीस, चिट पुर्जा समझते हैं ना, वही चिटनीस, यानी पत्र वगैरह इसे पढ़ने वाला, पत्रचार विभाग, तो चिटनीस हो गया। ये हमारा 8 मंत्रियों का समूह था, जिसको अष्टप्रधान बोला जाता। अब देखिए प्रांतीय प्रशासन को भी इन्होंने 5 भागों में बांटा था, सिर्फ जानेंगे। और गांव सबसे छोटी इकाई होता था, जिसके प्रधान को पटेल या पाटिल बोला जाता था। अब देखिए इनकी भूमि की व्यवस्था कैसी बनाई थी इन्होंने, कि इनका भूमि व्यवस्था कैसा था। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो प्रथा था, सरजामी प्रथा पर आधारित था इनकी भूमि व्यवस्था, और एक मलिक अंबर पर आधारित था। मलिक अंबर पर आधारित था। भूमि को जो माप करता था वो अन्नोदत्तों पर आधारित था। भूमि का माप अन्नोदत्त, और ये जो माप का आधार होता था जरीब या काठी का प्रयोग करता था। जैसे अभी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फीट का भी प्रयोग करते हैं, गज का भी प्रयोग करते हैं। तो उस समय जरीब और काठी का प्रयोग किया जाता था। और शिवाजी ने क्या किया कि लगान की दर को बढ़ा दिया गया, कि जो उपज होगा, पहले हम 33% लेते थे, उसको बढ़ाकर 40% कर दिया। और जो इनकी व्यवस्था था वसूल करने का राजस्व, और रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित था। पता है आप लोग के कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? तो सर टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक। इन्होंने 2 प्रकार की कर लेता था। एक तो चौथ कर लिया जाता था, और एक सरदेशमुखी कर लिया जाता, जो 1/10, 1/4 लिया जाता था। चौथ कर जो अपने दूसरे राज्य आक्रमण करेगा, चोरों वगैरह से सुरक्षा करने के लिए लिया जाता था, चौथ कर। उसके बाद हम लोग देखिए शिवाजी की प्रशासन के बारे में पढ़े। इसमें सैन्य प्रशासन था, वरगीर, पाही सेना, सिपा सलार सेना। देखिए एक इतिहासकार थे B.S. स्मिथ, इन्होंने कहा कि शिवाजी के राज को डाकू राज कहा था इन्होंने, कि डाकू वाला राज था, क्योंकि छुप छुप के वार करता था। औरंगजेब ने इसको पहाड़ी चूहा बोला। इस समय जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, दरबारी भाषा, मराठी भाषा था। शिवाजी को जो तोप दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए अंग्रेज से इन्होंने लड़ाई नहीं किया था। और यह हमारा समाप्त हो जाता है शिवाजी के बारे में। अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में लाइक कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोग को हम मिलते हैं एक नए टॉपिक, जिसमें शिवाजी के उत्तराधिकारी के साथ।